ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी और सब्जेक्ट है इंग्लिश का। तो रिसेंट में इंग्लिश का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम से पहले आपके एक अच्छे से तैयारी करवाने वाले, एक प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। ये आपके ऑफिशियल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखिए टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 80 हैं। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी लिटरेचर। ठीक है, जिसमें बच्चों सेक्शन बी वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मिस कर दी है, तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिखा होगा पार्ट 1, तो उसको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की। तो एक बार पैटर्न को आपको दोबारा से समझा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो सेक्शन ए जो है वो इस तरीके का रहेगा। ठीक है, रीडिंग सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इससे एक मार्क्स से टोटल हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, एक पैसेज होगा इस तरीके से, और इन 10 में से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और कुछ जो है वो आपको 1 वर्ड में इस तरीके से लिखने होंगे। 1 वर्ड या 1 पैराग्राफ। सेकंड जो आपका पैसेज रहेगा, इसमें बेसिकली केस बेस्ड या फिर चित्र आधारित, डाटा आधारित क्वेश्चन रहेंगे। एक मार्क्स के इससे 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन थर्ड जो है बेसिकली ये नोट मेकिंग है 8 मार्क्स की, जिसमें टाइटल्स और एब्रिविएशन के आपके 5 मार्क्स हैं, और जो नोट मेकिंग है नोट्स के साथ में और सब टाइटल्स के साथ में, और 3 मार्क्स की आपकी समरी है। ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसके पहले क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है सेल के लिए। ठीक है, तो फोर्थ सेल के लिए आप कैसे लिखोगे, ये देखिए मैंने आंसर आपको लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो फोर्थ सेल के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे तैयार करना है। आपका फ्लैट जो है वो फर्स्ट फ्लोर आपको सेल करना है इसके लिए। ठीक है, और सेकंड में आपको एक फ्लैट चाहिए था, परचेज करना था। तो यहाँ पे फोर परचेज के लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फोर परचेज का हो गया। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें सिचुएशन वेकेंट और वांटेड का था। तो वेकेंट में बेसिकली थी टीजीटी हिंदी पोस्ट खाली थी स्कूल में, उसके लिए। तो एक बेसिक सा फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, आप चाहो तो यहाँ से इजीली से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे में आपको अपने बेसिकली देखो, सिचुएशन वेकेंट का मतलब क्या है, किसी संस्था में किसी व्यक्ति के काम की जरूरत है, पद खाली है, तो आप जॉब ऑफर कर दो कि आओ काम करो यहाँ पे। ठीक है, और जो सिचुएशन वांटेड होता है, उसमें खुद व्यक्ति कहता है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं और मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, वो खुद जॉब मांगता है अपनी क्वालिफिकेशन को देते हुए। ठीक है, ये सिचुएशन वांटेड होगा, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 6 जो है, और क्वेश्चन 6 में बेसिकली 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, मतलब दोनों ही क्वेश्चन स्पीच वाले हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन 7 में पहले तो क्वेश्चन 6 देख लो। इसमें डेली पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको एक स्पीच लिख के बताई थी, बेसिक सा फॉर्मेट भी आपको बताया था और समझाया भी था। फिर क्वेश्चन 7 जो है, ये भी आपकी स्पीच है, इनकी स्पीच आपकी जो है वो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं स्पीच के, जिसमें से 2 आपको करने हैं, पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन में से एक करना है। ठीक है, इस पे मैंने सेकंड वाले में आपको रोड डिजास्टर्स के बारे में बताया था। 8वें में कुछ इनकरेक्ट होंगे और करेक्ट, मतलब कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से इनकरेक्ट निकाल के आपको करेक्ट लिखना होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायरेक्टेड चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अभी तक का क्वेश्चन। तो अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जो हमारा इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर सी, दैट मींस लिटरेचर वाला पार्ट, जो आपका बुक वाला पार्ट है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ए, एक सेकंड ए लिख जा भाई। हाँ, क्वेश्चन ए, बी और सी। ए में भी आपको एक चॉइस मिलेगी, बी में भी आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है, और सी में भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक एक आपको करना होगा। ए वाला आपका 3 मार्क्स का रहेगा, बी आपका 3 मार्क्स का रहेगा, सी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सभी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये आपकी जो पोयम है बेसिकली, जो चैप्टर या पोयम जो भी है, लेवनियम टॉप, उससे लिया गया है। अब इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द सेकंड लाइन, सेप्टेम्बर सनलाइट। यहाँ पे
इस लाइन में, ये जो लाइन है इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, इस लाइन में किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? तो वो पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे बच्चों एलिट्रेशन। कौन सा है? एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास, क्योंकि इसमें एक वर्ड सितंबर एंड सन एस एस इज दो बार आ रहा है इसलिए एलिट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑटोमन सेशन ऑन लेबनियम ट्री, यानी कि इसमें से कौन सा सही फैक्ट है लेबनियम ट्री के पतझड़ के मौसम के प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द लीव्स हैव टर्न्ड येलो, दैट मींस कि उसके जो पत्ते होते हैं वो काफी पीले पड़ जाते हैं। ये है इसका राइट आंसर। थर्ड देखिए, व्हाई इज द पोएम नेम्ड द लेबनियम टॉप, यानी कि ये जो पोएम है इसका नाम आखिर ये रखा ही क्यों गया है? तो इसलिए रखा गया है बिकॉज द टॉप ऑफ द लेबनियम ट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द पोएम, यानी कि ये जो बेसिकली चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है, ये इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई है। अब ये है क्या? तो बेसिकली यहाँ पे देखो, द लेबनियम टॉप, it is one of top of Lemnium tree that the nest of goldfinch is located and where all activity takes place when the goldfinch visit the nest. That means Lemnium top ये बेसिकली एक पेड़ के शीर्ष पर होता है जो कि गोल्ड फिंच का घोंसला स्थित यहाँ पे होता है, जहाँ गोल्ड फिंच घोंसले का दौरा करती है और सभी गतिविधियों के बारे में यहाँ पे देखती वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक ट्री के बारे में है ये पूरा का पूरा, द लेबनियम टॉप। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन था ए वाला पार्ट। अब इसी ए वाले पार्ट में आपको मिलेगी एक चॉइस, ये रही एक चॉइस। अब इस चॉइस के देखिए कैसे क्वेश्चन है, ये आपकी जो पोएम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उससे लिया गया है, देख सकते हैं आप, इसे पढ़ लीजिए। अ स्वीट फेस माय मदर दैट वाज बिफोर आई बोर्न एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस was there terribly transit fit। चलिए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। Who face was sweet, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत होगी क्या? मदर्स, who was face sweet, that is mother या फिर she is mother। The पैरास ट्रिबली ट्रांजिट फीट सजेस्ट, यानी कि ये जो पैरा आपको दिया गया है ये बेहद क्षणिक जो पैर है बेसिकली एक तरीके से आप मान सकते हो। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव की जो एक क्षण की प्रकृति होती है ना, एक ही क्षण में बहुत ज्यादा आक्रोश, गुस्सा, प्यार, ऐसी जो उसकी स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, थर्ड देखिए क्या क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन द लाइन वॉश्ड देयर ट्रिबली ट्रांजिएंट फीट, यानी कि यहाँ पे उनके भयानक क्षणिक जो चरण धोए गए इस तरीके से है, तो इसमें क्या यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो इसमें भी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास। ठीक, समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था ये वाला, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इजीली तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बी वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट है आपके चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर से या किससे है ये? पढ़ते हैं एक बार। एक्सट्रैक्ट है, हाँ बेसिकली चैप्टर से लिया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट है आपके चैप्टर से। अब इसे इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको सीधा इसके क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पे बात करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, यानी कि ग्रैंड मदर जो होती है वो जब बीमार होती है तो उसके संबंध में कैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है? तो प्रतिक्रिया देखिए इस संबंध में कैसी होती है, शी सेड हर एंड वाज नियर, वो कहती है कि मेरा अंतिम समय अब आ चुका है। ठीक है, तो ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन, which theory has explained why Rajendra Prasad states in the shift in behavior, यानी कि इन पंक्तियों के अनुसार राजेंद्र प्रसाद जो था उसने किस सिद्धांत की व्याख्या की थी, किस सिद्धांत की व्याख्या विवाद में बदलाव के रूप में की है? वो कौन सा विवाद कौन सा था? वो था कैटास, एक सेकेंड, थोड़ा बेसिकली आप ऐसे समझ लो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला पार्ट है, यानी कि तबाही का सिद्धांत जो है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाई वाज इट एन observed through for the narrator for his grandmother why young and pretty once when he was child, that means कि जब वह बच्चा था लेखक तो उसकी दादी के लिए वह एक बार युवा सुंदर होने के लिए यह एक बेतुका विचार क्यों था?
ये जो विचार है, ये विचार एक बेतुका विचार क्यों था? बिकॉज सी हैड ऑलवेज बीन ओल्ड, यानी कि लेखक को लगता था कि उसकी जो दादी या माँ जो भी थी वो ज्यादा प्रीटी है, वो ज्यादा काफी अच्छी है, बट सुंदर है, बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि सी हैड ऑलवेज बीन ओल्ड, क्योंकि वो हमेशा से बूढ़ी थी, जब वो बच्चा था तब भी और आज जब बड़ा हो गया तब भी। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से बी वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट का ये तो पहला हो गया। अब इसमें है बी में एक चॉइस। अब चॉइस यहाँ पे देख लो, जो आपका चैप्टर है टुट्स टॉम वाला ही है ना ये, टुट्स एंड टॉम, हाँ ठीक है वही वाला है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। दैट मींस 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया उसके कारण मम्मी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। ये कथन किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन किसने कहा है, ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। ये कथन कहा है जाही हवास ने। किसने कहा है? जाही हवास ने कहा, या फिर जही हवास वटम। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज ओरिशिस? तो ओरिशिस कौन है? आप सभी को पता होगा, इतना सिंपल सा आंसर। ओरिशिस कौन है? ये एक मृत्यु के देवता है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद के देवता। थर्ड देखिए, हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? दैट मींस कि जो दशकों से पुरातत्व का एक विचार चला आ रहा था उसे कैसे बदला गया? तो कैसे बदला गया? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर एंड fascinating details of life and mysterious of death. That means जीवन के आकर्षक जो विवरण होते हैं और जो मृत्यु के रहस्य होते हैं उनको खोजने पर कम और बेसिकली जो रहस्य थे उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, ना कि किसी खजाने वगैरह, ये चीज यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। और बी वाले पार्ट में आपसे जो है दो पूछे गए थे। ठीक है, दो में से आपको किसी एक का आंसर करना था। मैंने आपको दोनों समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके। फिर वहीं यहाँ पे अगला आ जाता है अब क्वेश्चन 10 का ही अभी हमारा सी पार्ट चल रहा है, तो देख लो यहाँ पे सी पार्ट है। अब इससे एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन। आपकी जो सेकंड बुक है उससे लिया गया है ये वाला। ठीक है, इसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इजीली, ये है इस तरीके से। अब हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ये आपका जो चैप्टर है द ब्यूटीफुल हॉर्स, उससे लिया गया है। Why did boys return the white horse to its owner? यानी कि बच्चों, वो जो लड़के थे उन्होंने क्यों उस हॉर्स को रिटर्न कर दिया उसके ऑनर को? क्यों कर दिया था? Because they were conscience stricken। मतलब क्या है इसका? मतलब ये क्योंकि वे विवेक से त्रस्त थे, विवेक से वो त्रस्त थे बेसिकली। Who was the owner of deserted vineyard? विनयार्ड जो डेजर्टेड था इसके ऑनर कौन से थे, क्या नाम था उनका? तो आप सभी को पता ही होगा अगर आपने पढ़ा है चैप्टर, तो उनका नाम था फैट वाजियन। ठीक है, फैट वाजियन, बेसिकली इसका इनका नाम है फैत वाजियन। क्या नाम है? फैत वाजियन। सेकंड, थर्ड देखिए, वाई वाज जॉन बियरो सैड? तो जॉन बियरो किस लिए सैड था? वो इसलिए सैड था बिकॉज हिज हॉर्स वाज स्टोलन, उसका घोड़ा चोरी हो गया था। नाउ ही हैड गो ऑन फुट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एज हिज सर्वे वाज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स। दैट मींस क्योंकि उसका घोड़ा खो गया था, अब उसे पैदल दूर तक जाना तो पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो घोड़े के बिना बेकार था एक तरीके से। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड था, घोड़ा चोरी हो गया। आगे देखिए, वेयर डिड मुराद बीन हाइडिंग द हॉर्स? मुराद ने वो घोड़ा था वो कहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहा था? तो वो कहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहा था? इन दी बार्न ऑफ डेजर्टेड विनयार्ड, यानी कि सुनसान बरी के खलियान में बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आपका सेकंड बुक का जो बेसिकली ये थर्ड वाला है, ये सी वाला पार्ट है। एक एक मार्क्स से 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसी संबंध में यहाँ पे आएगा एक अगला अथवा। अब इस अथवा में देखिए कैसे क्वेश्चन है। अथवा में आपका जो सेकंड चैप्टर है दी एड्रेस, उससे संबंधित यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए पढ़ते हैं इन सभी को। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑथर नॉट वांट टू गो बैक देयर अगेन? यानी कि ऑथर जो है वो वापस से उस एड्रेस पे नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि बिकॉज
हर ओन थिंग्स हैड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस फॉर हर, दैट मीन्स उसकी अपनी चीजों ने अपने लिए महत्व खो दिया था, ठीक है, वो उसके लायक ही नहीं थी और इसीलिए वो वापस नहीं जाना। दूसरा, हाउ डिड मिस डॉर्लिंग टेक ऑल वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम द नरेटर्स लाइफ, यानी कि मिस डॉर्लिंग जो है वो किस तरीके से वैल्यूएबल थिंग्स जो है वो नरेट एक सेकेंड, हाँ, श्रीमती डॉर्लिंग ने कथानक की जो माँ है, लेखक की जो माँ है, उसके सभी मूल्यवान चीजें कैसे ली थी, बाय विनिंग द कॉन्फिडेंस, लेखक की माँ का विश्वास जीत कर ली थी, ठीक। थर्ड देखिए, व्हाई डिड ऑथर लीव मिस डॉर्लिंग मिस डॉर्लिंग इन अ हरी, लेखक ने श्रीमती डॉर्लिंग को जल्दबाजी में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बिकॉज दो कारण है, शी वॉज गेटिंग लेट, वो लेट हो रही थी अपनी ट्रेन के लिए, एंड बिकॉज शी नो लॉन्गर वांटेड टू स्टे देयर, अब वो यहाँ पे ज्यादा देर रहना भी नहीं चाहती थी, दो कारण थे, दोनों में से कोई एक लिख दोगे मार्क्स मिल जाएगा। फिर देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ है, why was the narrator confident that she had reached the correct address, जो नरेटर है उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो एक सही एड्रेस पे पहुंच गया था, बिकॉज द नरेटर द हाउस नंबर 46 on Marconi Street which her mother had told her about, यानी कि उसे याद आ गया कि उसकी माँ ने उसे जो एड्रेस बताया था वो वहां पे पहुंच चुका था, इसीलिए उसे मतलब कॉन्फिडेंट हो गया कि वो उस एड्रेस पे पहुंच चुका है। और भी कुछ चीजें देखी उसने, शी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द ग्रीन knitted cardigan with wooden buttons which Miss Dogling was wear as it belonged to her mother, that means उसने लकड़ी के बटनों वाले हरे रंग का एक बुना हुआ जो कार्डियन था उसको भी पहचान लिया, जिसे श्रीमती जो डॉलिंग थे उन्होंने पहन रखा था, और वो किसका था, उनकी माँ का था, तो इसलिए उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं सही एड्रेस पे पहुंच चुका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जो समझाया है। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ए में भी चॉइस है, बी में भी चॉइस है, सी में भी चॉइस है। ए 3 मार्क्स का है, बी 3 मार्क्स का है, सी 4 मार्क्स का, और सभी मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं और आई होप आपको समझ में भी आ गए। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके देखो 2 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन है, बट आपको करने कितने हैं, 2 मार्क्स के आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 11 क्वेश्चन 6 मार्क्स का टोटल कैरी होने वाला, ठीक है। 4 दिए हुए होंगे, कोई 3 करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब पहले तो पढ़ लो, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 हैं, 2 करने हैं बेसिकली, यहाँ पे तो मैं भूल ही गया, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3-3 मार्क्स के बेसिकली, 3 मार्क्स के यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा गलत अज्यूम कर गया था, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 2 का आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, वी आर नॉट अफेयर टू डाई, हु स्पीक्स दिस वर्ड एंड व्हेन, यानी कि वी आर नॉट अफेयर टू डाई, दैट मीन्स हम मरने से नहीं डरते हैं, ये कथन जो है, ये शब्द जो वो कौन बोलता है और कब बोलता है, कब कहता है कहानी में। तो देखो बेसिकली आंसर ऐसे लिखेंगे, द narrator's son, the narrator's son, Jonathan 6 year old made this remark when his father went into comfort the children, that means कि ये जो कथावाचक सोन जो जननाथन थे, ये 6 साल का बेसिकली यहाँ पे टिप्पणी करते हैं कि जब उनके पिता बच्चों को सांत्वना देने गए, यानी कि देखो सिंपल सा क्या है, जो नरेटर सोन जनार्दन होते हैं, जब ये 6 साल के थे तब उन्होंने ये रिमार्क किया था, व्हेन हिज फादर वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, यानी कि जब उनके पिता जो थे वो बेसिकली बच्चों को सांत्वना दे रहे थे, बट डैडली, यानी कि एक सेकेंड, बट डैडी ही वेंट ऑन, दैट मीन्स कि उन्होंने आगे कहा, वी आर नॉट अफेयर्ड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शी एंड आई, यानी कि अगर हम सभी एक साथ हैं, वी आर नॉट अफेयर टू डाई, सिंपल सा मतलब है अगर हम सभी एक साथ रहेंगे तो हम जो है वो कभी
मतलब हम बनने से नहीं डरते हैं। हम यानी कि नरेटर, उसकी मम्मी, उसकी उसका जो बेटा है, सभी एक साथ में, ठीक है। सिंपल सा। वैसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में मोस्टली है, शायद ही पूछा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लेना इस चीज को। सेकंड देखिए क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी छोटा है इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। What was the turning point in the author's and the grandmother's relationship? That means कि लेखक और दादी के रिश्ते में क्या मोड़ आया, ठीक है। तो क्या मोड़ आया, आइए समझते हैं। The author had to be sent a big city for education, यानी कि लेखक को शिक्षा के लिए एक बड़े शहर में भेजा जाना था। This was the turning point in his and the grandmother's relationship. That means कि grandmother और जो उसका बेसिकली पोता होता है, इनके बीच में ये सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है। The author began to receive education in English medium school. ऑथर को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो जाती है, but the grandmother could not assist him with his assignment and therefore assignment. Basically, the grandmother could not assist him with his assignment. यानी कि अब उसकी grandmother उसे असिस्ट नहीं कर सकती थी, उसे समझा नहीं सकती थी उसके असेसमेंट के लिए। Therefore, become withdrawn, यानी कि उनकी सहायता नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें वापस ले लिया गया। She began to feel lonely and feed sparrows in the afternoon, यानी कि वो काफी ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और जो गौरैया नाम की चिड़िया टाइप में होती है उसको खाना खिलाया करती थी। कब? दोपहर के टाइम पे, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है। What startling fact was revealed about Tut 1968? यानी कि what startling का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1968 में टूट के बारे में कौन सा चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आइए तथ्य कौन सा सामने आया है उसे समझें। तो इन 1968 टूट्स मम्मी वाज एक्स-रेड। दैट मींस कि टूट्स की जो मम्मी थी, होता ना जी कपड़े पे व्हाइट टाइप में, जैसे आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, तो वैसे उसका एक्सरे किया जाता है, ठीक है। जब एक्सरे किया गया, इट रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट दैट द ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स वर फाउंड मिसिंग इन द चेस्ट। दैट मींस जब एक्सरे होता है उस टूट की मम्मी का, तो इसमें चौंकाने वाला खुलासा, चौंकाने वाला तथ्य ये होता है कि छाती में ब्रेस्ट की हड्डी और आगे की जो पसलियां होती हैं वो गायब थी। इट सजेस्ट दैट टूट माइट नॉट हैव डाइड अ नेचुरल डेथ। देखिए इसने ये बताया कि ये जो मम्मी था, ये टूट था, ये एक प्राकृतिक कारण की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इस टूट का मर्डर किया गया, ठीक है। ही कुड हैव बीन मर्डर्ड। ये आप समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट आर दी पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड? चाइल्डहुड के प्रति पोएट की क्या फीलिंग्स होती हैं? द चाइल्डहुड के पोएम के अकॉर्डिंग आपको समझाएं। चलिए देखते हैं। द पोएट regards childhood as an important stage in the process of growing up. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कवि अपने बचपन को बड़े होने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण मानता है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव। बचपन विश्वास का एक काल होता है। चिल्ड्रन रेडी, ये क्या है, रेडिली एक्सेप्ट, या फिर रैपिडली, यहाँ पे रैपिडली आना चाहिए क्योंकि जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वट एवर दे एल्डर्स से, यानी कि जो भी उनके बड़े उनसे कहते हैं वो उसे मान लेते हैं जल्दी से। द poet does not feel any regret or sense of lose on losing his childhood। देखिए लेखक जो है वो अपने बचपन को खोने पर कोई भी पछतावा या नुकसान की भावना नहीं होती है उसके इस बारे में, ठीक है। तो ये हमारे तीन तीन मार्क्स के बेसिकली 4 क्वेश्चन होते हैं। इन चारों में से कोई 2 आपको करने होते हैं, ठीक है। और आपको मैंने समझा दिया कैसे करना है, कैसे आंसर लिखना है। अब देखो 3 नंबर में जो एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जो काफी बड़े होने चाहिए। 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक का करना है। द एड्रेस, द एड्रेस इन द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्लेट दैट फॉलोज द बॉल कमेंट। दैट मींस द एड्रेस जो है वो मानव की एक दुर्दशा की कहानी है, जो कि एक युद्ध के बाद में आती है। जब युद्ध हो जाता है तब उसके बाद मानव की दुर्दशा कैसी बनती है
उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। चलिए टिप्पणी कर लेते हैं एक बार। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, कौन कौन से आप लिख दोगे। वॉर ऑलवेज ब्रिंग डेथ एंड डिस्ट्रैक्शन, वॉर कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि सिंपल सा बात है कि युद्ध हमेशा मृत्यु और विनाश लेके आते हैं, युद्ध संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकता है। इसी में चैप्टर में ये बताया गया है कि जूस फैमिली इन हॉलैंड सफर्स द लाइव्स ऑफ मिस एस एंड हर फैमिली आर थ्रोन इनटू डिजायरी। दैट मीन्स हॉलैंड में कि जो यहूदी था वो यहूदी परिवार बहुत ही ज्यादा पीड़ित था। श्रीमती एस और उसके परिवार का जीवन बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया था, बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। लिविंग टाउन फॉर सेफ्टी बिफोर द बैटल, उन्हें जो है घर छोड़ के चला जाना चाहिए था बैटल से पहले पहले, युद्ध से पहले। मिस डॉर्लिंग लुक टू चांस, मिस डॉर्लिंग एक चांस का वेट कर रही थी। ग्रैबिंग हर एक्सपेंसिव थिंग्स, दैट मीन्स अपनी महंगी चीजों को हथियाने का एक मौका ढूंढ ली। On her second visit, the narrator finds Miss Doglin's daughters are क्या है ये belongings becomes indifferent. Mrs. the mother feels sorry for her tragic death. That means कि जब वो अपनी दूसरी यात्रा पर कथाकार श्रीमती डॉलिंग की बेटी को अपना पता बेसिकली देती है, तो वो उदासीनता पूर्वक दिखाती है और माँ को याद करता है और उसकी दुखद मौत के लिए वो काफी ज्यादा खेद उसे महसूस होता है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट है, इजीली आप इसे समझ सकते हो। द वॉर चेंज्ड द लाइफ ऑफ नरेटर, लॉस्ट मदर एंड कॉस्टली थिंग्स। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि आप ना क्या करना, ये 3 पॉइंट, ठीक है, और एक ये 2 पॉइंट, इनको क्या करोगे, बस सेंटेंस में यहाँ पे फॉर्म कर देना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट किया है ना मैंने, यहाँ से करके आप क्या करोगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे। बस सिंपल सा है, आपको 3 मार्क्स ऐसे ही इन 4 से 5 लाइन के मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। चलिए आगे देख लेते हैं अथवा वाले क्वेश्चन। Why was it hard for Aram to believe when he saw his cousin Murad with a beautiful horse? That means कि आराम के लिए यह विश्वास करना कठिन क्यों था कि जब उसने अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर सफेद घोड़े के साथ में देखा। आइए समझते हैं क्यों नहीं था। तो देखिए सिंपल सा आंसर है कि व्हेन आराम लुक्ड आउट ऑफ विंडो, जब वो खिड़की से बाहर देखता है, ही शो हिज कजन मुराद विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, विद ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। यानी कि वो खिड़की से बाहर झांक के देखता है आराम, तो उसे देखता है कि है उसका तो चचेरा मौसेरा जो भी भाई है वो बेसिकली वहां पे बाहर खड़ा हुआ है एक सुंदर सफेद घोड़े के साथ में। एंड इट वाज साइट दैट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर 2 रीजंस। दैट मींस अब उसे ये इस चीज के विश्वास नहीं होने के 2 कारण थे। कौन सा? फर्स्ट, द इंटायर इनका क्या नाम था, एक सेकंड का नाम है, बेसिकली ये जो फैमिली थी, ठीक है ना, इस फैमिली के बारे में बोथ ऑफ विच हैड बॉयज, यानी कि एक सेकंड पढ़ लेते हैं। बोथ ऑफ हैड बॉयज वाज पुअर। दैट मींस ये जो परिवार था जिसमें दोनों लड़के थे वो काफी गरीब था, और इसलिए एंड सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मुराद टू बाय दैट हाउस। यानी कि इसलिए मुराद के लिए ये संभव नहीं था कि वो इसे खरीद सके। पहला ये कारण हो गया। दूसरा कारण था इन दैट केस अगर कभी भी इट वुड मीन दैट मुराद स्टोल द हॉर्स। दैट मीन्स दूसरी चीज ये थी कि मुराद उस घोड़े को चुरा लाया हुआ। बट दिस वाज आल्सो नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं, बिकॉज ये जो फैमिली थी, ये फैमिली द फैमिली वाज आल्सो वेरी फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड सो मुराद कुड नॉट स्टील दैट हॉर्स इधर। यानी कि मुराद जो है वो अपने परिवार की बेसिकली ये होता है ना कि अगर कोई चोरी कर लेता है तो बदनामी टाइप में होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कौन कौन से 2 कारण हो गए? पहला तो ये कि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता था वो बहुत करीब थी, उससे खरीद के नहीं रह सकता। दूसरा, उस फैमिली की बहुत ज्यादा समाज में इज्जत थी और इसीलिए वो इस इज्जत को खत्म ना करने के लिए इस घोड़े को चुरा के नहीं ला सकता है। तो ये 2 रीजन थे कि जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे लगता है, मतलब एक्चुअल में होता है या नहीं होता है कि मुराद एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ में होता है। तो 2 कारणों की वजह से इसे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमको समझ में आ गया। आप इस तरीके से लिखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। मैं आपको बता भी देता हूं
क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन से एक सेकेंड 13 14 कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये आपके आएंगे 6 मार्क्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और इनका आंसर है। देखिए, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू endure the direst stress, explain context of chapter we are not afraid to die if we can all be together। यानी कि हमें क्या समझाना है कि कहानी कैसे बनती है कि आशावाद सबसे गंभीर तनाव को सहने से मदद करता है, इसे हमें समझाना इस चैप्टर के संबंध में। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। तो बेसिकली देखो, यहाँ से एक ही बार में आ जाएगा, हाँ आ गया, ये पॉइंट है हमारे। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया कि ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है ना, ये चैप्टर हमें ये बताता है कि आशावाद किस तरीके से सबसे गंभीर जो तनाव होता है उसको भी सहने में मदद करता है, ये समझाना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म certainly helps to endure the direct stress। That means कि कहानी में बताती है कि आशावाद निश्चित रूप से एक जो तनाव टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा भीषण तनाव होता है, उसको सहने में मदद करता है। देखिए कैसे, पहले लिखेंगे the behavior of our adults during crisis bears it out। Larry Vigil and Herb ये क्या है Shegler were two crewmen as the mighty waves smashed the deck, water entered the ship through many holes and openings। That means कि संकट के समय में हमारे बड़ों का व्यवहार इसकी गवाही देता है कि अगर हम आशावादी हैं तो हम इस तनाव को झेल सकते हैं। इसी संबंध में बताया गया है कि लैरी विजिल और ये जो हार्म सीगलर होते हैं, ये दो क्रूमैन होते हैं, जैसे ही शक्तिशाली लहरों ने डेक को तोड़ा, वैसे ही पानी, मतलब डेक यानी जो शिप थी उसको तोड़ा, वैसे ही पानी जो था वो कई छेदों से कई छेदों के माध्यम से जहाज में अंदर आने लगा। राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ जनवरी 2, ठीक है, यानी कि 2 जनवरी की शाम से ही लॉरी और हर्ब, लैरी लॉरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, यानी कि वो पानी को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। दे वर्कड कंटिन्यूअसली एक्साइटेडली एंड ये क्या है फेवरिशली फॉर 36 आवर्स। दैट मींस कि उन्होंने तकरीबन 36 घंटे तक लगातार एकदम पूरी एनर्जी से उस पानी को बाहर निकालने का कार्य किया। इट वॉज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on the January 4, यानी कि टोटल 2 दिन के अंदर ही, 36 घंटे के अंदर ही ये जो उन्होंने बड़े उत्साह से बिना थके और एनर्जी के साथ में जो काम किया जहाज से पानी बाहर निकालने के लिए, इसका परिणाम ये हुआ कि 36 घंटे के बाद जनवरी 4 को कुछ ही सेंटीमीटर पानी इस जहाज में बचा था और वो फाइनली जहाज को उन्होंने बचा लिया। दे रिमाइंड cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situation। That means कि वे हंसमुख और बेसिकली ये है कि बेहद खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए भी बहुत ही आसान तरीके से, हंसमुख तरीके से एक साथ मिलकर उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया। तो ये सभी क्या समझाती हैं? ये समझाती है कि यदि आप में आशा है और आप मेहनत कर सकते हो तो आप अच्छे से उस समस्या से डील कर पाओगे, तनाव से जूझ पाओगे, आसानी से निकल पाओगे। ठीक है, he did not worry about the lose of equipment। वो इस चीज से बिल्कुल भी उदास नहीं था कि उसने अपने इक्विपमेंट को खो दिया है। he used whatever he available है, क्योंकि उसे इस चीज से खुशी थी, इस चीज का उसने उपयोग किया जो उसके पास में था। his self confidence and practical knowledge helped them to steer out of storm and reach the ये क्या है, इल है या लाई है, समझ नहीं आ रहा है ये लिखा क्या हुआ है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि ILLE मतलब थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। हाँ इल होगा मेरे हिसाब से जहां तक है। तो ये क्या है बेसिकली, हाँ ये तो एम्स्टर्डम हो गया, ठीक है, हाँ सॉरी ये नाम है बेसिकली वहां का, इले एम्स्टर्डम। ठीक है, याद नहीं आ रहा था इसीलिए मैं कह रहा था रुक जाओ थोड़ा देखने दो एक बार समझ। तो हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा है, his self-confidence and practical knowledge helped them to steer out of storm and reach the Ile Amsterdam and
मैरी क्या ये मारी स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्लियर हॉट्स, शी डिड नॉट लॉस होप और करेज ईदर। दैट मीन्स उनके आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान ने ही उन्हें तूफान से बाहर निकलने में मदद की थी और जो ये इले एम्स्टर्डम था यहाँ तक पहुंचने में सहायता की। ठीक है, और साथ ही साथ मरियम उन सभी महत्वपूर्ण घंटों के लिए पहिए पर थी। उसने ना तो आशा खोई और ना ही हिम्मत भी। ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि आशावाद अगर आप हैं तो आप किस तरीके से जितने तनाव वाली संगति होती है, परिस्थिति होती है, उससे आसानी से निकल सकते हो। तो ये यहाँ पे समझाएगा, ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझ। दूसरा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर नोन अबाउट किंग टुट्स, ये क्या है, लाइनेज। दैट मीन्स कि टुट के वंश के बारे में कौन सा तथ्य यहाँ पे ज्ञात था या ज्ञात है, बेसिकली ऐसा कैसे। चलिए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि टुट के वंश के बारे में कौन सा तथ्य यहाँ पे ज्ञात है। चलिए तो आंसर पढ़ते हैं। एम्स्टर्डम थर्ड, यानी कि एम्स्टर्डम जो तीसरा होते हैं, नहीं एम्स्टर्डम नहीं, ये तो दूसरे हैं, क्या नाम है इनका, अमेन होटेप। क्या नाम है, अमेन होटेप, ये थर्ड, अमेन होटेप थर्ड। टुट्स फादर, ये टुट्स के फादर या फिर आप कह सकते हो ग्रैंड फादर थे, वॉज ए पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. That means ये जो अमेन होटेप टुट के पिता या फिर दादा थे, ये एक शक्तिशाली फिरौन थे जिन्होंने 18वें राजवंश के स्वर्ण युग, 18वां जो राजवंश था उसको स्वर्ण युग पर तकरीबन 4 दशक, 4 दशक का मतलब कि अराउंड 40 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, के बाद हिज सन जो अमेनहोटेप होते हैं, इसका जो सन होता है फोर्थ, सक्सेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। यानी कि उनका जो बेटा होता है फोर्थ, ये उत्तराधिकारी बन जाता है और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब अवधियों में सबसे एक अच्छी शुरुआत के बारे में इसमें देखा गया। ठीक है, उसके बाद द न्यू फ्रोन permitted to worship of the attained to Sundays changed his name to ये क्या नाम है, Akhenaten, or servant of Aten, and moved the religious capital from the old city, the base to the new city of Akhenaten, now as a अममा। यानी कि उनका ये जो नया फ्रोन था एटेन, ये डिस्क की पूजा को उसने बढ़ावा दिया। ठीक है, जो डिस्क था उसकी पूजा को बढ़ावा दिया। उसने अपना नाम बदलकर, ये जो उसका नाम था बेसिकली अखेनाटेन, उसने, या फिर आप कह सकते हो अखेनाटेन या फिर अटेन का नौकर, इस ये करवा दिया और धार्मिक राजधानी को द बेस के पुराने शहर के अखेनाटेन के नए शहर में स्थानांतरित कर दिया, जिसे अब अमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, he further shocked the country by attacking Amun। यानी कि ये काफी ज्यादा शॉक्ड था कि वो जो कंट्री थी उस पे अमुन ने अटैक कर दिया, अ मेजर गॉड। यानी कि उसके लिए ये बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य था। ठीक है, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, यानी कि उसके जो तस्वीर वगैरह थी उन्हें फाड़ा जाता था, टेम्पल्स को बंद किया जाता था। आफ्टर, जब इसकी डेथ हो जाती है, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड, अभी जो एक मिस्टीरियस रूलर होते हैं जिसका नाम होता है स्मेन खकारे, ठीक है, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज को लेके कि अब मैं यहाँ पे राज करने वाला हूँ, और बहुत सारी चीजें बहुत ही मुश्किल से उसने जो यहाँ पे ये जो व्यक्ति था इसको मारा था। अ वेरी यंग टूटनखामेन ये के राजा के रूप में यहाँ पे सिंहासन उसने ग्रहण किया था। ये आंसर आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, तो अराउंड हमारे 40 मिनट हो चुके हैं अभी तक, और हमने यहाँ पे जो है ऑलरेडी अपना इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी
और क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड था इसको भी। 1 का आंसर ऐसे लिखोगे और सेकंड का आंसर आप इस तरीके से लिखोगे दोनों पार्ट में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, अब हम इसे समझ लेते हैं। इसमें भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसी को करना है, मतलब 2 हैं, चॉइस है आपके पास, कोई एक करना है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं। यू विल प्रोबेबली एग्री दैट द स्टोरी ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लैक्स breathless adventure and thrilling action, then what in your opinion makes in interesting? यानी कि आप शायद इस बात से तो सहमत होंगे ही कि जो द समर और ब्यूटीफुल हाउस आपका ये जो चैप्टर जो कहानी है, इसमें ना तो कोई रोमांच है ना ही तो कोई एक्शन है, तो ऐसे में आपको ये क्यों दिलचस्प लगती है, ये समझाना है। तो आइए समझते हैं क्यों दिलचस्प लगती है। छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है इस तरीके से, ठीक है। इस पूरे के पूरे इस पॉइंट पे हम इसको समझेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को, और लिखेंगे इसका आंसर बढ़िया तरीके। देखिए कैसे करेंगे। द सिंप्लिसिटी ऑफ द नरेटर is what makes him interesting. That means इसका मतलब ये कि कथाकार की जो सरलता है वही इस कहानी को बहुत ही ज्यादा रोचक बना रही है। The story gives a true picture of a certain Armenian tribe, यानी कि ये बेसिकली क्या है कि ये सच्ची तस्वीर देती है हमें एक अर्मेनिया जो जनजाति है उसकी कहानी के बारे में। It was a poor tribe but endowed with a identity of trust and honesty, यानी कि बेसिकली छोटी गरीब जनजाति थी लेकिन ये विश्वास, ईमानदारी इसकी पहचान से संपन्नता से भरी हुई थी। डिस्पाइट देयर पॉवर्टी एंड हंगर, उनकी भुखमरी, उनकी गरीबी के अगर हम साइड में कर दें, दीज पीपल लाइव्ड अ हॉनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, यानी कि उनकी गरीबी को, उनकी भूख को अगर हम साइड कर देते अर्मेनियन जनजाति के लोगों को, तो ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार और खुशी से रहने वाले व्यक्ति हुआ करते, ठीक है। द बेसिक गुडनेस of these people in the subject of this story, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि इनकी जो अच्छाई है वही इस कहानी का मेन पार्ट है। टू बॉयज enjoying riding a stolen horse yet they cannot be called thieves, यानी कि वो एक स्टोलन हार्स की सवारी कर रहे थे लेकिन फिर भी जो एक घोड़ी बेसिकली चोरी का घोड़ा था उसकी सवारी कर रहे थे, फिर भी वो चोर नहीं कहलाए। They do not intend to keep the horse with them forever, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि घोड़े को चुरा के लाए और उसको हमेशा अपने पास के लिए रख लिया, नहीं, थोड़ी कुछ टाइम के लिए रखा वापस उसे दे आए, ठीक है। एंड they returned in the moment they see that it will no longer be safe to keep, यानी कि जब उन्हें लगा दोनों को, मुराद और आराम को, कि नहीं अगर हम इसे रखेंगे तो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो ये वापस लेके आ गए उसे, ठीक है। Another interesting element of this story that is a mild humor, यानी कि एक हल्का हास्य, वो क्या है, Murad charming self confidence and Khosab's craziness of do no harm, don't pay attention to it, add their own beauty to the story, the bequeath the reader's interest. That means एक छोटा सा हल्का वाक्य ये है कि मोराट का आकर्षक आत्मविश्वास और खुशरो का पागलपन कोई नुकसान ना करे, इस पर ध्यान ना दे, इस पागलपन की ये जो कहानी है उसमें अपनी सुंदरता को जोड़ता है जो कि पाठक को रुचि में और ज्यादा प्रभावित करता है। ये एक छोटी सा इंसिडेंस है बेसिकली जो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। एक सबसे आखिरी क्वेश्चन और बचता है हमारा, द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन प्लेट दैट कम्स आफ्टर द वॉर। ये क्वेश्चन बेसिकली देखो 3 मार्क्स में भी पूछ लिया गया है, ठीक है, और यही क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ लिया गया, 2 बार पूछ लिया गया है एक ही क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक ही बार पूछा जाएगा। फिर भी हम इसका आंसर एक बार थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि अब जो आंसर मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कैसे, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे इस तरीके से। ऊपर है कुछ नहीं, पढ़नी यहीं से शुरू, देखो। वॉर ब्रिंग्स विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जब भी वॉर होता है तो ये मौत का और चीजों को खराब करने का एक तांडव रचता है, ठीक। इट डिस्ट्रॉयज द subtle feelings of love and sympathy, यानी कि ये प्रेम की और सहानुभूति की भावना को खत्म कर देता है। That's what happens in this story, यही इस स्टोरी में हुआ था। The narrator's mother
leaves all her valuables with an acquaintance यानी कि a woman during the war, यानी कि एक युद्ध के दौरान कथावाचक जो है उसकी माँ उसका एक सहारा होती है, तो वही उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है, उसके लिए जो कीमती सामान होते हैं पे चली जाती है। मदर्स डाई, उसकी माँ चली जाती है। एंड मैनी ईयर्स लेटर, कई साल के बाद, द नरेटर कम्स टू द वुमन टू सी व्हाट हर मदर सेज, यानी कि उसकी माँ ने जो उससे कहा था वही उसका पता लगाने के लिए वो उस औरत के पास जाती है। किसके पास? जो डॉर्लिंग थी। बट द वुमन शो नो ह्यूमन फीलिंग्स टुवर्ड्स हरसेल्फ, यानी कि वो जो यहाँ पे जो ऑथर है उसकी माँ की जो सहेली थी या फिर दोस्त जो थी, उसने कोई अच्छा यहाँ पे विवाद नहीं किया नरेटर के साथ में। रादर शी बिहेव्स इन वेरी हार्श मैनर, यानी कि उस लेडी ने उसके साथ में कठोर तरीके से व्यवहार में आई। शी डज नॉट इवन अलाउ द नरेटर टू कम इन एंड सिट फॉर अ व्हाइल, यानी कि उसने नरेटर से ये भी नहीं कहा कि तुम यहाँ पे आओ और एक बार बैठ भी जाओ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, शी सेज क्लाउडली, यानी कि उसने बेसिकली प्रेम से कहती है, नहीं क्लाउडली, सॉरी कोल्डली है, ये क्लाउडली अलग है, कोल्डली है, यानी कि उसने शांत स्वभाव से कहा। क्या कहा? कि यह अब मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू सम टाइम अगेन, मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं देखना चाहती। एंड देन शी क्लोज द डोर, और उसने डोर को बंद कर दिया। Thus, we see that war divides the world not only a physical level, but also on emotional and spiritual level। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार हम ये देखते हैं कि युद्ध न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मक इस स्तर पर भी लोगों की मानसिकता को भी प्रभावित करता है। सिंपल सा आंसर। ठीक है? तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 14 था, इसमें पहले का आंसर भी हमने देख लिया और सेकंड का भी। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो पेपर था इंग्लिश का, ये हमने कर लिया है कंप्लीट, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। ठीक है गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके, एक सेकेंड, हाँ जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो समझाया गया है वो समझ में आ गया है नहीं। देखो वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझा दिया जाए ताकि कोई डाउट वगैरह ना रह जाए। अगर फिर भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ को अच्छे से ऑलरेडी समझाया हुआ है। पार्ट बी की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ सभी को बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम्स के लिए। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छी विशेष आप सभी के साथ में, जाइए और अच्छे से एग्जाम कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।